हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे। जहां सबसे पहले बताएंगे कनाडा में भारत विरोधी फिर एक बार मुहिम देखने को मिली है दोस्तों, जहां खालिस्तान समर्थकों ने पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे को बता दिया है शहीद। दोस्तों शहीद तो बताया, लेकिन साथ ही साथ ऐसी हरकत की है दोस्तों, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान। तो वहीं बताएंगे ग्लोबल टाइम्स का हृदय परिवर्तन, टाटा मोटर्स का नाम लेकर भारत की जमकर कर दी तारीफ। बताएंगे क्या है मामला। तो वहीं क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत से घाटी में आतंकवाद हो जाएगा खत्म। भाजपा नेता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये बहुत बड़ा सवाल पूछा है दोस्तों, बताएंगे क्या रहा कारण। तो वहीं 66,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत की बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है, बहुत बड़ा। रूसी मीडिया ने ये खुलासा कर दिया है दोस्तों, जिसके बाद रूस में मच गया है हड़कंप। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। और जो लोग राशन कार्ड धारक है, जो कोटे से चावल लिया करते दोस्तों, उनके लिए बड़ी खबर है कि राशन कार्ड धारकों को अब चावल की जगह मिलेगी। ये चीजें अगर आप भी राशन लेते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर दोस्तों। सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कनाडा में भारत विरोधी मुहिम, खालिस्तान समर्थकों ने पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे को बता दिया शहीद। जी हां, कनाडा में खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी समूहों का भारत विरोधी प्रदर्शन जारी है। वैंकूवर में साल 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार हमलावर को श्रद्धांजलि दी गई। वैंकूवर में निकाली गई झांकियों में हत्या के ग्राफिक चित्रण किया गया। इसमें खून से लथपथ कार और मारे गए सीएम की तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई और उनके हत्यारे को शहीद बताया गया। झांकी में बेअंत को बम से उड़ाया गया के नारे के पोस्टर भी लगाए गए और इस रैली के दौरान आत्मघाती हमलावर दिलावर सिंह बब्बर को भी श्रद्धांजलि दी गई। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की 31 अगस्त 1995 को हत्या कर दी गई थी। इस बार वैंकूवर में उनके हत्यारे को श्रद्धांजलि दी गई है, उसको शहीद बताया गया है। उस रैली में भी खालिस्तान जन्म संग्रह के समर्थकों को बब्बर सिंह की संतान बताया गया था। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर और जन्म संग्रह के मुख्य आयोजक गुरुपतवंत सिंह पन्नून के करीबी सहयोगी गोसल को जान के खतरे के बारे में चेतावनी दी गई थी। कनाडा की पुलिस ने इस बाबत चेतावनी भी दी थी। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कनाडा की पुलिस ने, कनाडा की सरकार ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया है दोस्तों। किसी भी प्रकार से इनसे कोई सवाल या जवाब नहीं पूछा गया कि तुम ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। इससे क्लियर दिखता है कि पूरा का पूरा फुल सपोर्ट है इन खालिस्तानी आतंकवादियों को। तो वहीं बता दें ग्लोबल टाइम्स का हृदय परिवर्तन, टाटा मोटर्स का नाम लेकर भारत की जमकर तारीफ। दोस्तों क्या है मामला बता दें, टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चीन से ईवी बैटरी खरीदने का फैसला किया है। इस फैसले पर चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने जमकर खुशी का इजहार किया। ये वही ग्लोबल टाइम्स है जो भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलता रहता है। हालांकि इस बार चीन की इस सरकारी मीडिया का हृदय परिवर्तन हुआ है और उसने टाटा मोटर्स की इस डील को दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों का टर्निंग पॉइंट करार दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि टाटा मोटर्स का ये कदम ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक वाहन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छाए रहे हैं। ईवी जैसे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने वाले बिजनेस नए ट्रेड वार का जरिया बन गए हैं। अमेरिका समेत कई देश चीन के खिलाफ चाल चल रहे हैं और चीनी वाहनों के आयात पर अनुचित टैरिफ लगा रहे हैं। वे इस डर को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं कि पश्चिमी देशों में टैरिफ के कारण चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत जैसे बाजारों में डंप कर दिया जाएगा। उसने आगे लिखा कि ईवी के क्षेत्र में चीन दुनिया का शीर्ष देश है। ऐसे में भारत के भीतर भी कुछ धारणाएं हैं। कुछ लोग चीन के इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में आई प्रगति से सीधने और चीन के साथ व्यवहारिक सहयोग करने का आह्वान करते हैं, जबकि अन्य ईवी गाड़ियों के निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में चीन की जगह लेने की आकांक्षा रखते हैं। जी हाँ, ग्लोबल टाइम्स ने दोस्तों इस सरकारी मीडिया ने कहा कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्विक स्तर पर ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री की राजनीतिकरण का जोखिम बढ़ रहा है। इसके बावजूद टाटा मोटर्स ने राजनीतिक रूप से प्रेरित विकल्पों के बावजूद बाजार से चलने वाले विकल्पों के माध्यम से अपनी लागत के अनुसार ग्रीन इंडस्ट्री को विकसित करने का फैसला किया है। यानी कि दोस्तों टाटा मोटर्स ने चीन से ईवी बैटरी खरीदने का फैसला किया है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज वो ग्लोबल टाइम्स जो लगातार भारत को कोसने की कोशिश करता है, भारत पर जहर उगलता है, अभी हृदय परिवर्तन होते हुए तारीफ कर रहा है। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है। अब आप कहेंगे कि टाटा मोटर्स को चाइना से बैटरी नहीं खरीदनी चाहिए, तो आपको बता दे दोस्तों कि फोर्ड कंपनी, आपने नाम सुना होगा, फोर्ड अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी वाहन निर्माता। फोर्ड कंपनी ने एक बार कहा था कि एक किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए किफायती बैटरी होना जरूरी है। फोर्ड तक ने दोस्तों इस सिद्धांत को लेते हुए ईवी बैटरी फैक्ट्री बनाने के लिए चीनी बैटरी निर्माता CATL के साथ अपनी पार्टनरशिप की घोषणा की थी, जिसके बाद अमेरिका ने आंतरिक राजनीतिक कलहों के कारण इस परियोजना पर रोक लगा दी, बाधा लगा दिया दोस्तों। लेकिन अब आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि टाटा मोटर्स फोर्ड वाली गलतियों को दोहराना नहीं चाहता है। ऐसे में दोस्तों आपकी राय तो बनती है, आप जो कहने वाले थे उसका जवाब हमने आपको पहले ही दे दिया दोस्तों, लेकिन अब आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। तो वही बता दें, क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत से घाटी में आतंकवाद हो जाएगा खत्म? भाजपा नेता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा ये सवाल। दरअसल पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेका की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने रविवार को उससे पूछा कि क्या पड़ोसी देश के साथ बातचीत शुरू करने से केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद और रक्तपात समाप्त हो जाएगा। रैना ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध और इस्तीफों को अधिक तवज्जो न देते हुए कहा है कि उन्हें विश्वास है कि भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 से 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे, मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। रैना ने कहा कि दुर्भाग्यवश नेका के नेता लोगों के कल्याण पाकिस्तानी बंदूक के बारे में बात नहीं करते हैं जो हमारी भूमि पर मौत और विनाश लेकर आई है। पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करके वे सही काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करना केवल केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि नेका नेताओं को यह पता होना चाहिए कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए बस में सवार होकर पाकिस्तान गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध शुरू करके भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अफगानिस्तान से वापसी में लाहौर गए, लेकिन आतंकवादी हमले और निर्दोष लोगों की हत्याएं जारी रही। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में नाराजगी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा एक परिवार की तरह है और एक टीम की तरह मिलकर काम करती है। ऐसे में दोस्तों वाकई में अगर आप भी मानते हैं, इन्होंने बिल्कुल सटीक और सही जवाब पूछा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, जो लगातार पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करती आती है। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, आपकी क्या राय होगी इस पर तो वही बता दें। बहुत बड़ा खुलासा, यूक्रेन से युद्ध में रशिया के 66,000 से भी ज्यादा सैनिकों की मौत। रूसी मीडिया ने किया है यह खुलासा। पिछले 4 हफ्ते में ही 4600 की गई जान। दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध में पुतिन की सेना को बड़ा झटका लगा है। पिछले 2 वर्षों से यह युद्ध चल रहा है। इस बीच खबर आई है कि रशिया के 66,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं। स्वतंत्र रूसी मीडिया आउटलेट मीडिया जोना ने शनिवार को कहा कि उसके अनुमान के मुताबिक यूक्रेन में युद्ध के दौरान 66,000 से ज्यादा रूसी सैन्य कर्मी मारे गए हैं। मीडिया जोना ओपन सोर्स डेटा के इस्तेमाल से बीबीसी रूसी सेवा के साथ मिलकर ज्ञात सैनिकों के मौतों की लिस्ट तैयार कर रहा है। इससे पहले अप्रैल में उन्होंने घोषणा की थी उन्हें मारे गए 50,000 से ज्यादा रूसियों के नाम मिले हैं। दोस्तों मीडिया जोना ने शनिवार को कहा कि 30 अगस्त तक हम युद्ध में मारे गए 66,471 रूसी सैनिकों का नाम जानते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों, इमेजिन कर सकते हैं आप। 66,000 रूसी सैनिकों की मौत, यानी पुतिन ने अब तक इतनी मौतों को छुपा कर रखा था। वाकई में ये बड़ा ही निर्मम निर्दयी खबर है किसी देश के लिए। तो वहीं आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन पर रात भर किए हमले मार गिराए 150 से अधिक ड्रोन। दोस्तों रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रात भर में 158 ड्रोन मार गिराए हैं, जिनमें से 2 ड्रोन मॉस्को शहर में और 9 मॉस्को के आसपास के क्षेत्र में नष्ट किए गए हैं। यूक्रेन की ओर से बीती रात किए गए ड्रोन हमलों और उसके ओर से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। वहीं बता दें, भारत की तरह बांग्लादेश के पास भी है चिकन नेक। गर्दन मरोड़ी तो टूट जाएगा चटगांव से कनेक्शन। दोस्तों भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर अक्सर सुर्खियों में छाया रहता है। ये वही कॉरिडोर है जो शेष भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। दशकों से इस कॉरिडोर पर चीन की बुरी नजर है। इसी कारण भारत और चीन में जून 2017 में डोकलाम सैन्य गतिरोध की शुरुआत हुई थी। चीन की कोशिश इस कॉरिडोर के नजदीक पहुंचने की है, जहां से वो भारत के इस संकरे गलियारे पर कब्जा जमा सके। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भारत की तरह बांग्लादेश में भी एक चिकन नेक है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरह ही संकरा है। ये बांग्लादेश की मुख्य भूमि से उसके सबसे बड़े बंदरगाह शहर चटगांव को अलग करता है। दोस्तों बांग्लादेश की इस संकरी पट्टी को बंद करने से उसकी 20% भूमि देश के बाकी हिस्से से अलग हो सकती है। अगर ये गलियारा कभी भी बंद हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा बंदरगाह और शहर चटगांव अलग थलग पड़ सकता है। जी हाँ, ये खबर किसी को बड़ा ही रेयर पता होगा। दोस्तों आपको बताना बेहद जरूरी था कि भारत की ही तरह ठीक बांग्लादेश के पास भी चिकन नेक है। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल हमारा यही है कि चिकन नेक क्यों कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बताइएगा जरूर। तो बता दें, रूसी सुखोई 30 ने फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान को हराया। मध्य एशिया में पुतिन की हुई बल्ले बल्ले। जी हाँ, रशिया के सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान ने आखिरकार फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान को मात दे ही डाली। राफेल की ये हार किसी युद्ध के मैदान में नहीं हुई है, बल्कि उसने भू राजनीतिक कूटनीति में मात खाया है। दरअसल मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान ने हाल ही में रूस से सुखोई Su-30 विमान की डिलीवरी पाई है। कजाकिस्तान ने राफेल खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई थी। वर्तमान में राफेल दुनिया का सबसे लोकप्रिय लड़ाकू विमान बना हुआ है। इस समय राफेल की मांग इतनी ज्यादा है कि इसकी डिलीवरी पर 3 साल
तक की वेटिंग चल रही है। ऐसे में राफेल को हराना रूसी सुखोई Su-30 की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कजाकिस्तान को हाल ही में 6 नए सुखोई 30 SM मल्टी रोल लड़ाकू विमान मिले हैं। इसी के साथ कजाक की वायुसेना के पास कुल 29 सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान हो गए हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, रशिया में लापता हेलीकॉप्टर क्रैश मिला। दोस्तों 17 लोगों का शव हुआ बरामद, 22 लोग थे सवार। बता दें रशिया के सुदूर पूर्व में लापता हेलीकॉप्टर पर सवार 22 लोगों में से 17 के शव बरामद कर लिए गए हैं। रूस के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर के मलबे का भी पता लगा लिया गया है। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने कहा कि 17 लोगों के शव पाए गए हैं और बचाव कर्मी शेष लोगों की तलाश में जुटी है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ISI नोवोस्ती ने आपातकालीन मंत्रालय के हवाले से कहा कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत हो जाने की आशंका है। कामचटका एक पहाड़ी इलाका है। रशिया की राजधानी मॉस्को से ये करीब 6000 किलोमीटर की दूरी पर है। पर्यटकों के बीच ये काफी लोकप्रिय है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पहले भी हवाई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अकेले 2021 में केवल 2 महीनों में 2 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वही बता दें NC महासचिव के प्रस्ताव पर देवबा ने कहा, नहीं छोड़ूंगा दावा, मुझे हरा कर लड़ो। दोस्तों नेपाली कांग्रेस के महासचिव विश्व प्रकाश शर्मा ने रविवार को पार्टी अध्यक्ष और पूर्व PM शेर बहादुर देवबा से दोबारा प्रधानमंत्री न बनने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने देवबा से आग्रह करते हुए कहा कि वो नई पीढ़ी के नेताओं के लिए पद छोड़ दें। हालांकि पूर्व PM शेर बहादुर देवबा ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि विश्व प्रकाश शर्मा का ये प्रस्ताव तब आया है जब हाल ही में वर्तमान PM KP शर्मा ओली ने अपने इस्तीफे को लेकर बयान दिया था। दोस्तों बता दें कि शेर बहादुर देवबा को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि CPN UML के अध्यक्ष और मौजूदा PM KP शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देवबा के बीच सरकार गठन के लिए नए गठबंधन में बारी बारी से PM बनने पर सहमति बनी थी। वहीं ओली ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वो 1 साल 10 महीने बाद सरकार के प्रमुख पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं बता दें हिंदू शिक्षकों को इस्तीफा देने के लिए किया जा रहा मजबूर, बांग्लादेश सुरक्षित नहीं, पद न छोड़ने पर हो रहे हमले। दोस्तों भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंसा थमने के बाद भी फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। हसीना सरकार के पतन के बाद से पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। देश में अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर हिंदुओं के लिए स्थिति काफी कठिन हो गई है। अब सामने आया है कि बांग्लादेश में अब हिंदू शिक्षकों को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सामने आया है कि हिंसा बढ़ने और शेख हसीना द्वारा PM पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के बाद से अब तक कम से कम 49 अल्पसंख्यक शिक्षकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है कि कई शिक्षकों पर हमले भी हुए हैं। दोस्तों वहीं बता दें यूक्रेन को पश्चिमी देशों के समर्थन से गुस्साया रशिया, कहा परमाणु सिद्धांत में बदलाव होगा जल्द। जी हाँ, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध अब दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। इस युद्ध में पश्चिमी देशों ने पूरी तरह से यूक्रेन का समर्थन किया है। पश्चिमी देशों की इन कार्यवाहियों के कारण अब रूस अपने परमाणु सिद्धांतों को बदलने के फैसले पर गंभीरता के साथ विचार कर रहा है। हालांकि रूस की तरफ से ये काफी बार कहा जा चुका है, लेकिन इस बार रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है कि हम इस मामले पर गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं और हम जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। बता दें राष्ट्रपति चुनाव में प्रेमदासा का समर्थन करेगा मुख्य तमिल दल। श्रीलंका से बड़ी खबर, पार्टी की केंद्रीय समिति का बहुत बड़ा ये फैसला। जी हां, श्रीलंका की प्रमुख तमिल पार्टी तमिल नेशनल अलायंस ने रविवार को घोषणा किया कि वो 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के मुख्य नेता साजिद प्रेमदासा का समर्थन करेगी। TNA के प्रवक्ता MA सुमन थीरन ने पत्रकारों को बताया कि यह फैसला रविवार को TNA की मुख्य पार्टी इलंकाई तमिल अरासू कच्ची यानी ITAK की केंद्रीय समिति के बैठक में लिया गया है। दोस्तों वही बता दें पुतिन ने किम जोंग उन को तोहफे में दिए 24 विशेष नस्ल के घोड़े। यूक्रेन युद्ध से है इनके संबंध कैसे, बता दें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको 24 विशेष नस्ल के घोड़े तोहफे में दिए हैं। ये तोहफे यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किए गए तोपखाने के गोलों के बदले में दिए गए हैं। इनमें से 19 और लोव ट्रोलर नस्ल के 19 और घोड़े और 5 घोड़ियां शामिल है, जिन्हें किम जोंग उनकी पसंदीदा नस्ल मानी जाती है। एक रिपोर्ट में ये बड़ी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल पहले उत्तर कोरिया को इसी नस्ल के 30 घोड़े दिए गए थे, जिसमें से एक सफेद घोड़े की सवारी करते नजर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें पाकिस्तान की ऐसी हाल। दोस्तों पाकिस्तान में उद्घाटन के ही दिन लूट लिया पूरा का पूरा मॉल। ड्रीम बाजार में लाठी डंडे लेकर पहुंची भीड़। दोस्तों ये बात सभी जानते हैं कि पाकिस्तान निवेश के लिहाज से कतई सुरक्षित देश नहीं है और विदेशी निवेशक इसी वजह से पाकिस्तान आने से कतराते हैं। और जो भी कोई बच्ची कुची कंपनियां थी पाकिस्तान में, वो बोरिया बिस्तर बांध कर निकल चुकी है। कोई भी निवेशक अगर हिम्मत करके कुछ करने की भी सोचता है पाकिस्तान में, तो उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है जो कि दूसरों को भी चिंता में डाल देती है। ऐसा ही एक ताजा मामला कराची से आया है, जहां एक मॉल को उद्घाटन के
के ही दिन लूट लिया गया दोस्तों। भारी मात्रा में उस मॉल को लूट लिया गया पाकिस्तानियों के द्वारा। मॉल ने अपने प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पर कुछ प्रमोशन के वीडियोस और एड जारी किए थे, जिसके बाद लोगों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े ऑफर्स दिए गए थे। शुक्रवार को उद्घाटन वाले दिन लोगों की भीड़ टूट पड़ी और मॉल में जितने भी सामान थे उठा उठा कर सब भागने लगे। भारी भीड़ देखने को मिली है दोस्तों। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के एक एक नागरिकों की क्या स्थिति बनाकर रखी है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने। तो वहीं आपको बता दें, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने का समर्थन सिंगापुर राजनयिक ने कहा ब्रिटेन अपनी सीट छोड़े। जी हां, सिंगापुर के एक पूर्व राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सीट देने का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन को अब अपनी सुरक्षा परिषद की सीट छोड़नी देनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन अब महान नहीं रहा। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी संयुक्त राष्ट्र में जरूरी सुधारों पर बात की और कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली देश है। वहीं ब्रिटेन अब महान देश नहीं रहा है। ऐसे में ब्रिटेन को सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सीट छोड़ देनी चाहिए। पूर्व राजनयिक ने कहा कि 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्र संघ के पतन से संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों ने जो सबक सीखा वो ये है कि यदि कोई महान शक्ति चली जाती है तो संगठन ध्वस्त हो जाता है। ऐसे में दोस्तों वाकई में आज भारत को महान शक्ति बताया जा रहा है और इसीलिए उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अब महाशक्ति नहीं रही, उसको पद छोड़ देना चाहिए, सीट छोड़ देनी चाहिए और ये सीट भारत को दे देनी चाहिए। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, अमेरिका इराक का IS आतंकियों पर हमला, 15 की मौत, 7 अमेरिकी सैनिक भी घायल। जी हां, इराक के पश्चिमी क्षेत्र में इराक अमेरिकी बलों ने इस्लामिक स्टेट गुट के संदिग्ध आतंकवादियों को निशाना बनाकर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। इनमें 15 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी सेना के मुताबिक हमले में 7 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। इराक सीरिया में आतंकियों को उनके स्वघोषित खिलाफत से बेदखल करने के बाद अमेरिकी सेना की IS के 7 वर्षों से लड़ाई जारी है। हमले में हताहत हुए लोगों की संख्या अन्य हमलों की तुलना में अधिक है। वहीं बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने की राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग, कहा गुंडों बलात्कारियों के हाथों में है बंगाल, CM छोड़े अपना पद। जी हां, पश्चिम बंगाल में यौन उत्पीड़न की कई घटनाओं को लेकर ममता बनर्जी की सरकार कटघरे में खड़ी है। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली ममता सरकार पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तीखा हमला किया है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य गुंडों और बलात्कारियों के हाथों में है। बीजेपी नेता ने कहा कि शनिवार से अब तक 7 घटनाएं हो चुकी हैं। गुंडे सीधे TMC के संपर्क में हैं। बंगाल गुंडों और बलात्कारियों के हाथों में है। ममता बनर्जी इसकी जड़ और निर्माता है। ममता बनर्जी को पद छोड़ देनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की घटनाओं में वे मुख्य बीमारी और वायरस हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है शुभेंदु अधिकारी का। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? जो इन्होंने मांग की है ममता बनर्जी के इस्तीफे की, इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन आपको बता दें वहीं बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र आज से ममता सरकार पेश कर रही है। रेप विरोधी कानून, भाजपा का भी इसमें समर्थन। दोस्तों बता दें, इन सभी आरोपों के बीच सोमवार यानी आज राज्य सरकार ने बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र सोमवार को शुरू हो रहा है और प्रस्तावित विधेयक मंगलवार को पेश किए जाने की पूरी संभावना है। तो वहीं बता दें, रेप जैसी घटनाओं पर बोली राष्ट्रपति मुर्मू, कहा बेखौफ घूमते अपराधी और डर कर के जी रहे हैं पीड़ित। भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रेप जैसे जघन्य अपराधों में अदालती फैसलों में देरी से आम आदमी को लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता का अभाव है। साथ ही उन्होंने अदालतों में स्थगन की संस्कृति में बदलाव का आह्वान किया है। दोस्तों तो वहीं बता दें, मॉब लिंचिंग की घटना पर राहुल गांधी का बयान, कहा मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं। जी हां, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर भाजपा सरकार पर मूक दर्शक बने रहने का रविवार को आरोप लगाया और ऐसी घटनाओं में शामिल अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा शासित हरियाणा और महाराष्ट्र में भीड़ द्वारा की गई हिंसा की 2 घटनाओं के मद्देनजर उन्होंने ये टिप्पणी की। हरियाणा के चरखी दादरी में 27 अगस्त को कथित तौर पर गोरक्षकों ने पश्चिम बंगाल से आए एक मुस्लिम प्रवासी की पीट कर हत्या कर दी थी। उस पर यह संदेह जताते हुए हमला किया गया कि उसने बीफ खाया था। हमले में एक व्यक्ति घायल भी हुआ। तो उधर संघी हमेशा झुंड में आते हैं, कमजोरों को बनाते हैं निशाना। ट्रेन में मुस्लिम बुजुर्ग से हुई घटना पर ओवैसी भी भड़कते नजर आए हैं। AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को अपनी राजनीति चमकाने का एक और बढ़िया मौका मिल गया है। ओवैसी ने इसे मुस्लिम उत्पीड़न से जुड़ते हुए बीजेपी और RSS पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि संघी हमेशा झुंड में आते हैं और ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बना सकते हैं। ओवैसी ने अपनी मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ाते हुए कहा
कहा कि एक बुजुर्ग मुसलमान को संघी गुंडों ने बेरहमी से पीटा। संघी हमेशा झुंड में आते हैं, ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बना सकते हैं। इनमें इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत इनका आंतरिक समर्थन करती है। वाकई में दोस्तों राजनीति चमकाने का सही मौका मिल गया है ओवैसी को। तो वहीं बता दें, बाढ़ से ग्रस्त आंध्र प्रदेश तेलंगाना को केंद्र सरकार ने दिया भरोसा। क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह जी, बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात की और दोनों राज्यों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। अमित शाह जी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बारिश तथा बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार के अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय बाढ़ प्रभावित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में है। तो वहीं बता दें, सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख नौजवानों की होगी भर्ती, 2 लाख सरकारी नौकरियां भी। जी हाँ, सीएम योगी जी ने यूपी के युवाओं को बड़ा तोहफा देने की बात कही है। उन्होंने पुलिस और सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख नौजवानों की भर्ती होगी। सीएम योगी ने आगे कहा कि यही नहीं, आने वाले 2 वर्षों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में युवाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, युवाओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी से जोड़ा जा रहा है। विगत 7.5 वर्ष में हमने 6.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों को अब चावल की जगह मिलेगी ये चीजें। राशन कार्ड के नए नियम, बता दें भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने देश में सरकारी दुकानों का निर्माण किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य का राशन कार्ड धारकों को नाम मात्र के शुल्क पर खाद्यान्न प्रदान करना है, ताकि उनके परिवार के बारे में पोषण में मदद मिल सके। ये व्यवस्था विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ी सहायता साबित हो रही है। सरकारी दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल और आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया जाता है। इससे न केवल कीमत में मदद मिलती है बल्कि खाद्य सुरक्षा की गारंटी मिलती है। हाल ही में राशन कार्ड में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं। इन नवीनीकरण खाद्यान्न की रचना में बदलाव शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक पोषण युक्त खाद्य पदार्थ सामग्री देना। ये परिवर्तन देश भर के सभी राज्यों में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य खाद्यान्न की गुणवत्ता में सुधार करना है। दोस्तों आपको बता दें, खाद्यान्न में चावल की जगह अन्य ऑप्शन दिए गए हैं। चावल की जगह अब अन्य खाद्यान्न वस्तुएं दी जा रही हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, शक्कर, रिफाइंड तेल, मक्का, नमक, सोयाबीन, मसाले आदि से लोगों की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। ये परिवर्तन लोगों को स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किया गया है, क्योंकि चावल की अधिक खपत से कई स्वास्थ्य समस्याएं जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, बाकी सारी जानकारियां आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। और दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। मिलते अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।